मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर से बड़ा परसेप्शन शिल्ड कुछ हो ही नहीं सकता है सरकार के लिए देश में हर इकोनॉमिक फेलियर का। हर बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह बस बोल दो कि वॉर है, इसलिए समस्या है। अगर आप बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए मिडिल ईस्ट में चल रहा वॉर जिम्मेदार है। अगर पिछले 10 सालों में वेज ग्रोथ नहीं हुई है आपकी, तो इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका, इजराइल और ईरान है। अगर विदेशी निवेशक इंडिया मार्केट छोड़कर जा रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन। अगर इंडिया में कंजम्पशन गिर रहा है और कॉर्पोरेट अर्निंग कम हो रही है, तो जिम्मेदारी बनती है जियो इकोनॉमी की, न कि इंडियन इकोनॉमी की। अगर महंगाई की वजह से आपके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो इसमें देश की सरकार की कोई पॉलिसी फेलियर है ही नहीं। दरअसल इंडिया में आज सरकार की सफलता इकोनॉमिक पॉलिसी में कम दिख रही है और परसेप्शन बिल्डिंग पॉलिसी में ज्यादा। लेकिन क्या देश की हर आर्थिक समस्या के लिए मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध ही जिम्मेदार है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। देश में आज हर आर्थिक नाकामी का ठिकरा युद्ध पर फोड़ देना सबसे आसान फेस सेविंग अलीबाई है सरकार और सत्ता समर्थक मीडिया के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर हर समस्या की जड़ सिर्फ युद्ध है, तो फिर क्या पिछले 10-12 सालों से मिडिल ईस्ट में लड़ाई जारी है? आखिर पिछले 10 साल की नाकाम नीतियों की आज जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इंडियन इकोनॉमी में मंदी मिडिल ईस्ट वॉर के बाद से ही शुरू हुई है? क्या विदेशी निवेशक युद्ध की वजह से इंडिया मार्केट से मुंह मोड़ रहे हैं? क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देश में जियो पॉलिटिकल वजहों से नहीं हो रहा है? क्या घरेलू बचत दर में कमी, नौकरियों में कमी और देश में कंजम्पशन में कमी सब कुछ सिर्फ मिडिल ईस्ट वॉर की ही कैजुअलिटी है? इसी वजह से आम इंडियन हाउस होल्ड कर्ज में डूब रहे हैं और अपने गोल्ड तक को गिरवी रख रहे हैं। अब इंडियन इकोनॉमी के फेलियर सबके सामने है, लेकिन नहीं। आजकल टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही लाइन दोहराई जा रही है कि वॉर है, रुपया गिरा क्योंकि युद्ध हो गया, विदेशी निवेशक भागा क्योंकि दुनिया में अस्थिरता है, तेल महंगा हुआ क्योंकि जंग चल रही है। लेकिन जरा ठहरिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको क्या समझाया जा रहा है। क्यों आप अपना ब्रेन वॉश करने दे रहे हैं जबकि जेब आपकी ही कट रही है? क्या दुनिया में युद्ध सिर्फ भारत के लिए हुआ था? क्या बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाएं किसी दूसरे ग्रह से कंट्रोल हो रही हैं मिडिल ईस्ट वॉर के दौरान? और अगर हर चीज का कारण सिर्फ युद्ध है, तो फिर सरकारें होती किस लिए हैं? अगर सब कुछ ग्लोबल इकोनॉमी से ऑटो कनेक्टेड है, तो फिर सरकार, पॉलिसी और देश के टैक्स सिस्टम का क्या ही औचित्य है? देश के आम लोगों में ऐसी जरूरी सोच को विकसित करना ही हमारा लक्ष्य है, और इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर कर लें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम हर कंज्यूमर इंटेलिजेंस के जुड़े मुद्दे को यहां ऐसे ही उठाते रहेंगे। अब वापस आते हैं अपने सवाल पर कि रुपया इतना कमजोर क्यों हुआ? क्या युद्ध सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए हुआ था, या ये कोई इंडियन करेंसी की मजबूती के खिलाफ जंग था? अगर युद्ध ही इंडिया की हर आर्थिक बर्बादी की वजह है, तो फिर सवाल यह है कि दुनिया की बाकी करेंसीज उसी दौर में इतनी क्यों नहीं टूटी जितना रुपया टूटा? सच यह है कि किसी भी करेंसी की ताकत सिर्फ युद्ध से तय नहीं होती, उसके पीछे कई चीजें होती हैं। देश में निवेश कितना आ रहा है, एक्सपोर्ट कितना बढ़ रहा है, सरकार का वित्तीय अनुशासन कैसा है, बेरोजगारी और महंगाई कितनी है, विदेशी निवेशकों का भरोसा कितना बचा है, घरेलू मार्केट में डिमांड कितनी है, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी और जॉब मार्केट का क्या हाल है। अगर लगातार निवेश घट रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग का ढांचा कमजोर हो, आयात बढ़ते जाएं और सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती रहे, तो करेंसी दबाव में आएगी ही। युद्ध ने कोई असर नहीं डाला है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर गिरावट को युद्ध पर डाल देना ऐसा है जैसे घर की छत 10 साल से टपक रही हो और आदमी बारिश को दोष देता रहे। इंडियन मार्केट की सच्चाई यही है कि एफआईआई और एफपीआई पिछले कई सालों से पैसा निकाल रहे हैं, और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों? अगर वजह सिर्फ युद्ध है, तो विदेशी निवेशक 2020 से पहले भी पैसा क्यों निकाल रहे थे? विदेशी निवेशक भावनाओं पर नहीं चलते, डेटा पर चलते हैं। उन्हें चाहिए नीति में स्थिरता, पॉलिसी स्टेबिलिटी, टैक्स सिस्टम में भरोसा जहां रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का डर नहीं हो, संस्थाओं की स्वतंत्रता जहां कोई एक बिजनेस हाउस पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस ना कर सके, न्यायिक पारदर्शिता और समय से न्याय मिलने की उम्मीद, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट सही हो, न कि हमारी तरह औसतन 1445 दिन का इंतजार, और साथ ही चाहिए बिजनेस का एक आइडियल इकोसिस्टम। लेकिन इंडिया में क्या दिख रहा है निवेशकों को? और यहां मैं बात सिर्फ विदेशी निवेशकों की ही नहीं कर रहा हूं। सच तो यह है कि आज देश में घरेलू कंपनीज भी
इन्वेस्ट करने से डर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यह बात अपने बजट स्पीच में भी कही है कि देश में पब्लिक एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, लेकिन प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। और इसकी वजह कई हैं। अचानक टैक्स फैसले, रेगुलेटरी अनिश्चितता, सरकारी दखल का डर, बेरोजगारी के आंकड़ों पर सवाल, उपभोग क्षमता में गिरावट, ऊपर से शेयर बाजार कुछ बड़े कॉर्पोरेट घरानों के इर्द गिर्द घूमता दिखे, और वो भी इसलिए कि पॉलिसीज उनके फेवर में बनाई जाए तो निवेशक सतर्क हो जाते हैं। इंडिया का आज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है क्या? क्या है यूएसपी इंडियन मार्केट और इकोनॉमी का? बस एक बड़ा बाजार। लेकिन क्या होता है बड़ा बाजार? बस भीड़? क्या बिना परचेज पावर के बड़ा बाजार बन सकता है कोई मुल्क? अगर आप लोग चाहें तो मैं इंडिया के बड़े बाजार के मिथ पर एक वीडियो अलग से बना सकता हूं, क्योंकि वो एक अलग ही डिटेल में बात करने का मुद्दा है। आज की सच्चाई यही है कि इंडियन इकोनॉमी की क्राइसिस में युद्ध एक ट्रिगर हो सकता है, लेकिन भारतीय बाजार से 5 साल की पूंजी निकासी को सिर्फ युद्ध कह देना आधा सच नहीं, पूरा भ्रम है। इंडिया के डायरेक्शनलेस पॉलिसी कोई एक दिन की गलती नहीं है, कोई एक टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक मिस्टेक नहीं है। बात अगर मिडिल ईस्ट की वजह से इंडिया में ऑयल क्राइसिस की भी हो तो जरा सोचिए, चाबहार पर अरबों खर्च करके पीछे क्यों हटे हम? रूस ईरान से सस्ता तेल क्यों छोड़ा इंडिया ने खरीदना? यह सवाल सिर्फ विदेश नीति का नहीं, रणनीतिक समझ का भी है। चाबहार पोर्ट को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया था क्योंकि इससे भारत के लिए पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिलती थी। और सबसे बड़ी बात, तेल सप्लाई के मामले में यह एक रणनीतिक सुरक्षा देता था। लेकिन हुआ क्या? देश के टैक्स पेयर्स के अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट के बाद भी वर्षों तक धीमी प्रगति, और फिर उसके बाद अमेरिकी दबाव के आगे झुकाव, ईरान से तेल आयात लगभग बंद, रूस से तेल लेने पर भी अनुमति वाली मानसिकता। सवाल उठता है, अगर भारत विश्व गुरु और रणनीतिक महाशक्ति है तो अपनी ऊर्जा नीति वॉशिंगटन देखकर क्यों तय करता है? दुनिया के बड़े देश अपने हित देखते हैं, भारत को भी वही करना चाहिए था। रूस से यूरोप ने भी अलग अलग रास्तों से व्यापार जारी रखा अमेरिकी सैंक्शन के बाद भी, लेकिन यहां जनता को राष्ट्रवाद का भाषण मिला और नीति में अमेरिकी निर्भरता बढ़ती गई। इसी तरह इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग लगातार क्यों गिरती रही? इसका युद्ध से क्या लेना देना है? इंडियन पासपोर्ट की ताकत सिर्फ देशभक्ति के नारों से नहीं बढ़ती, उसके पीछे दुनिया का भरोसा होता है। पासपोर्ट मजबूत तब होता है जब देश की अर्थव्यवस्था भरोसेमंद हो, संस्थाएं मजबूत हों, विदेश नीति संतुलित हो, नागरिकों की वैश्विक साख अच्छी हो। अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार ध्रुवीकरण, धार्मिक तनाव, प्रेस फ्रीडम और संस्थागत कमजोरी की खबरें आए तो असर पड़ता है। युद्ध का इससे कोई संबंध नहीं है। ये लंबे समय की शासन शैली का परिणाम होता है। ये एक लेवल का इकोनॉमिक पॉलिसी पैरालिसिस होता है। असली खेल क्या है? आज हर आलोचना को राष्ट्र विरोध कह देना आसान बना दिया गया है। अगर रुपया गिरे, युद्ध। अगर बेरोजगारी बढ़े, युद्ध। अगर निवेशक भागें, युद्ध। अगर तेल महंगा हो, युद्ध। मतलब सरकार कभी जिम्मेदार ही नहीं है। और आप सवाल पूछो तो देशद्रोही हो आप। लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता। असल देशभक्ति अंधभक्ति नहीं, जवाबदेही मांगना होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग हर बात पर 70 साल गिनाते थे, अब खुद पूरे 10 साल की जवाबदेही से बचने के लिए हर वैश्विक संकट की आड़ ले रहे हैं। आखिरी बात, क्या युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर डाला? बिल्कुल डाला। लेकिन अच्छी सरकार वही होती है जो संकट में भी देश को संभाले। पेट्रोल डीजल के दाम इतने वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आधे से भी कम थे, तब भी सरकार और पेट्रोलियम कंपनी ने खूब पैसा कमाया था। आज बढ़ रहे हैं तो उन्हें यह बोझ क्यों नहीं उठाना चाहिए? और अगर हर असफलता के लिए हमेशा कोई बाहरी दुश्मन चाहिए तो फिर मजबूत नेतृत्व का दावा किस बात का? देश गोदी मीडिया के जरिए सेट किए गए नैरेटिव और टीवी डिबेट से नहीं चलता है। देश चलता है मजबूत अर्थव्यवस्था, दूरदर्शी विदेश नीति, भरोसेमंद संस्थाओं और ईमानदार जवाबदेही से। और हां, मेरे इस वीडियो का मकसद महज सरकार की आलोचना नहीं है। मकसद है कि हम समझें कि कहां गलती हो रही है इंडियन इकोनॉमी में। हम कब तलक कभी कोरोना तो कभी विदेशी साजिश और कभी किसी वॉर की आड़ में सच से मुंह मोड़ते रहेंगे। अब तो क्राइसिस हर घर की दहलीज पार कर चुकी है, आपकी रसोई तक पहुंच चुकी है महंगाई। क्या अब भी आप सवाल नहीं उठाएंगे? सरकारी और दरबारी मीडिया के नैरेटिव को ही सच मानते रहेंगे कि देश की इकोनॉमी में प्रॉब्लम वॉर की वजह से है? इसका जवाब आपको, मुझे नहीं, अब खुद को देना है। शुक्रिया।